चलिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूजेस ऑफ द, है ना। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी आर्टिकल्स की, कहने का मतलब डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। उनको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की थी और मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम स्पेशली द के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि द को हम जगह जगह प्रयोग करते हैं, सही है, और स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया था कि द जो है वो एक डेफिनिट आर्टिकल है, और डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। फिर भी हम चूंकि द की बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से मैं इसे बता देता हूं कि इसको हम डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा जा और एक अच्छा सा पंखा लेकर आ जा, ठीक है। मैं बाजार में जाता हूँ, एक दुकान पर जाता हूँ, वहां पर एक भाई साहब खड़े हैं। मैंने उनसे कहा, इंग्लिश में कहा, शो मी अ फैन। मान लीजिए थोड़े बुजुर्ग थे, उम्र में थे, तो मैंने कहा अंकल शो मी अ फैन। मैंने क्या कहा? अंकल शो मी अ फैन, अ फैन, मुझे एक पंखा दिखाओ। अब मैंने यहाँ पे अ का प्रयोग क्यों किया? क्यों? क्योंकि उनकी दुकान में बहुत सारे पंखे पड़े, है ना। मैं किसी एक पर्टिकुलर, है ना, किसी एक डेफिनिट, है ना, फैन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस कह रहा हूं कि मुझे एक पंखा दिखाओ जो आपकी दुकान में है, इतने सारे पंखे, उनमें से कोई एक पंखा दिखाओ जो मुझे पसंद आ जाए। तो मेरे लिए किसी प्रकार से डेफिनिट नहीं, किसी प्रकार से स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा शो मी अ फैन। अब उन्होंने मुझे बहुत सारे पंखे दिखाए, 15-20 पंखे दिखाए। मुझे उनमें से एक पंखा पसंद आ गया, है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा इसका प्राइस क्या है? तो उन्होंने मुझे 3,000 रुपए कहे। मैंने सोचा यार 3,000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। लगता है अंकल मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हैं, इनके तो भाव बड़े तेज हैं। चलिए मैंने वहां बहाना कहा, है ना, बहाना किया कि मुझे ये पंखे समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं मेरी मम्मी को लेकर आऊंगा, उनको जो पसंद आएगा वो ले लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं आगे की दूसरी तीसरी दुकान, कोई और आगे दुकान थी, मैं वहां गया। मैंने कहा वहां पर भी पूछ के आते। वहां गया और वहां जाकर मैंने फिर वही कहा अंकल शो मी अ फैन। वो भी कोई बुजुर्ग आदमी थे, तो मैंने उनको कहा अंकल शो मी अ फैन। वही बात है, मैं किसी एक खास पंखे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूँ आपके पास जो पंखे हैं उनमें से कोई पंखे मुझे दिखा दीजिए, ठीक है। तो मेरे लिए कोई खास पंखे की बात नहीं हो रही, तो मैंने कहा अंकल शो मी अ फैन। उन्होंने मुझे कई सारे पंखे दिखाए, ठीक है। मैंने पंखे देखे, वहां पर सेम टू सेम वैसा ही फैन पड़ा था जो मैं अभी देख कर आया हूं। मान लीजिए बजाज कंपनी का कोई पंखा था जो मुझे उस दुकान में भी पसंद आया था, और वो का वो पीस मुझे यहाँ पर भी मिल गया। तो मैंने पूछा कि इसका क्या प्राइस है, तो उन्होंने कहा 4,000। मुझे एकदम से झटका लगा। मैंने कहा अरे, वहां तो मुझे 3,000 कह रहे थे और यहाँ पे 4,000 कह रहे हैं, मतलब वो आदमी ठीक है, उसका भाव सही है, इस आदमी के भाव बड़े तेज है। मैंने यहाँ पर भी बहाना कर दिया कि नहीं, मुझे कोई पंखे समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं मेरी मम्मी को लेकर आऊंगा, फिर उनको जो पसंद आएगा वो ले लेंगे। ठीक है, बहाना तो करना पड़ता है, नहीं तो वो कहेगा कि यार इतना सारा सामान निकलवा लिया भी नहीं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उनको नाराज नहीं किया, और वापस मैं पहली वाली दुकान पर आया जहां पर मुझे पंखा पसंद आया था, जहां पर मुझे 3,000 का प्राइस बताया गया था। अब मैं जब वापस आता हूं तो मैं उनसे कहता हूं अंकल शो मी द फैन, अंकल शो मी द फैन। इसका मतलब यह है कि मुझे वही पंखा दिखाओ जो मैं अभी अभी देख कर गया था। मैं उस खास पंखे की बात कर रहा हूं, मैं उस स्पेसिफिक पंखे की बात कर रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर पंखे की बात कर रहा हूं जो मैं अभी देख कर गया था, जो मुझे पसंद आया और जिसका भाव आपने मुझे रुपए 3,000 बताए थे। तो वो अंकल अब कोई 15-20 पंखे बाहर नहीं निकालेंगे, वो अंकल वही बजाज कंपनी का पंखा मेरे सामने लाकर रखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी तरफ इशारा किया है, अंकल शो मी द फैन। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, अब बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप तो बस ये चीज दिमाग में रखो कि हमें किसी खास चीज की बात करनी है। अगर खास है ना, अगर वो डेफिनेट है, अगर वो स्पेसिफिक है ना, तो फिर कहने का मतलब हो गया वो यूनिक है, वो पर्टिकुलर है, तो वहां पर बैठेगा ही बैठेगा कौन? द। चलिए बात करते हैं, तो रटिएगा मत, बस समझिएगा, है ना। और आप हर पॉइंट को देखिएगा, मैंने लगभग 30 पॉइंट लिखे हैं, और हर पॉइंट में आपको कोई न कोई यूनिकनेस दिखाई देगी, है ना। आपको दिखेगा कि ये पर्टिकुलर है, ये स्पेसिफिक है, ये खास है ना। देखिए चलते हैं, बात करते हैं, सुनिएगा। पहले वाला पॉइंट जो लिखा है, मैंने लिखा है बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स और यूनिक प्रॉपर नाउन्स, या हम ये कह सकते हैं हेवनली बॉडीज। सीधी बात है, क्योंकि ये यूनिक है,
है ना, हेवनली बॉडीज मतलब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, है ना, हवा, जो भी आप कह सकते हो। तो ये जितने भी यूनिक ऑब्जेक्ट्स है ना, ये जितने भी हेवनली बॉडीज हैं, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं, द। क्यों? क्योंकि ये तो यूनिक है, साफ सुथरी बात है ना। मैंने आपको कहा ना कि अगर हम किसी खास की बात करें, और साहब इनसे खास और कौन हो सकता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार्स, जो भी है। नेक्स्ट, बिफोर रिवर्स, सीज, ओशियंस, गल्फ्स, बेज, है ना, वाटरफॉल्स एंड कैनल्स। कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है, ये सारी की सारी वाटर बॉडीज है, लेकिन ये ऐसी वाटर बॉडीज है जिन्होंने बहुत 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 बड़ा क्षेत्र घेर रखा है, ठीक है, या फिर ये बहुत बड़े क्षेत्र के साथ, उसको घेरने के साथ साथ मूव करते हैं, है ना। तो इस प्रकार के अगर वाटर बॉडीज है, ये भी खास है, बहुत खास है ना, ये भी यूनिक है, तो इनके साथ भी क्या बिठाएंगे, द। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर कई बार, है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सुनिएगा, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा भी है। देखिए, पहले मैंने आपको जो बताया उसे समझिए कि रिवर्स, सीज, ओशियंस, गल्फ्स, बेज, वाटरफॉल्स, कैनल्स, इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, द। जैसे द पैसिफिक ओशियन, सही बात है, ठीक है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ बंगाल, द चूलिया फॉल्स, जो चंबल नदी पर बना हुआ है, वाटरफॉल्स है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया, इन सब के साथ हमने क्या लगाया, द। लेकिन मैंने यहां पर कुछ रेड शाई में, रेड इंक में भी कुछ लिखा है, ये गलत है, ये प्रयोग गलत है ना। सुनिएगा, ये क्या लिखा मैंने, एक बार बता दूं और क्यों गलत है। मैंने लिखा द हडसन बे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी तो आपने बे लगाया था और वहां आप द कर रहे, यहां पर आप कह रहे कि अगर आप द लगाओगे तो गलत होगा। बिल्कुल गलत होगा। क्यों होगा? उसका कारण ये है क्योंकि ये जो हडसन है वो किसी व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति के नाम से शुरू होना, है ना, इसकी गलती है, और इसीलिए यहां पर द का प्रयोग गलत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द दूध सागर वाटरफॉल। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर फॉल्स लिखा है, या मैंने वाटरफॉल कहा है, और यही इसकी खास बात है, ठीक है। और इसीलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। दूध सागर जो है वो गोवा का एक फेमस वाटरफॉल है ना। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमने द का प्रयोग क्यों नहीं किया। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वाटरफॉल्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारी धाराओं में, है ना, एक ऊंचे भाग से नीचे गिरते हैं, सही बात है, बहुत सारी धाराओं में, इधर से धारा निकली, इधर से धारा निकली, इधर से निकली, कोई बड़ी निकली, कोई छोटी निकली, तो बहुत सारी धाराओं में आपने झरने देखे होंगे, वाटरफॉल्स देखे होंगे, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर जगह से नहीं गिरते हैं, है ना, पास पास में बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र से पानी नीचे गिरता है, तो बहुत सारी धाराएं गिरती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, वाटरफॉल्स। क्लियर है, ठीक है। लेकिन दूध सागर एक ही धार में गिरने वाला झरना है, जिसका रंग, जिसका कलर दूध जैसा है, और ये इसकी खास बात है। तो ये एक धार में गिरता है, तो चूंकि ये एक धार में गिरता है, इसीलिए एक स्ट्रीम में गिरता है, इसीलिए हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो कोई भी ऐसा झरना जो एक ही धार में गिरता है, तो आप उसके लिए द का प्रयोग ना करें, है ना। हाँ, अगर बहुत सारी धाराओं में गिरता है तो वहां पर हम वाटरफॉल्स कहेंगे, और वहां पर हम उसके साथ द का प्रयोग करते हैं। अब सुनिएगा, देखिए नेक्स्ट इसी प्रकार से एक और एग्जांपल दिया है जो कि मेघालय का है ना, द नोकालिकाई वाटरफॉल, है ना, द नोकालिकाई वाटरफॉल मेघालय में, ये भी फेमस है, ठीक है। तो ये भी एक ही धार में गिरता है, इसीलिए हम अगर यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे तो गलत है। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मेरी आवाज साफ साफ आपके पास जा रही होगी, आ रही होगी, ठीक है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगले वाला पॉइंट, बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना, बिफोर द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स का ग्रुप होना चाहिए, एक सिंगल आइलैंड नहीं होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, बहुत सारे आइलैंड्स मिलकर कोई जगह, है ना। तो मेरा कहने का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहां पर आपको द का प्रयोग करना है। जैसे दी अंडमान्स, तो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, दी अंडमान्स, द निकोबार्स, द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज। लेकिन ध्यान रहे, मैंने यहां पर फिर रेड इंक में लिखा है, ये रॉन्ग है। जावा अकेला द्वीप है, अकेला आइलैंड है। ग्रीनलैंड अकेला आइलैंड है, इसीलिए हम इनके साथ द का प्रयोग करते हैं, तो गलत है। तो अकेला सिंगल द्वीप है, सिंगल आइलैंड है, तो वहां पर आप द का प्रयोग ना करें। अगर ग्रुप है तो हम द का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर माउंटेन रेंजेस। अब है ना, चेन की बात होती है, माउंटेन चेन, है ना, लंबी सी श्रृंखला साहब, जिसमें बहुत सारे, है ना, पहाड़ हैं, ठीक है, और बहुत लंबा क्षेत्र है,
ठीक है, जैसे अरावली हो गया, हिमालय हो गया। सही है, तो ये चेन है, ये रेंज है, ये श्रृंखलाएं हैं पर्वतों की। सीधी बात है। तो अगर पर्वत श्रृंखला है, अगर रेंज ऑफ माउंटेन्स है ना, अगर माउंटेन्स चेन है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। और अगर सिंगल माउंटेन की बात कर रहे हैं, है ना, एक अकेले माउंटेन की, एक पर्टिकुलर माउंटेन की बात करते हैं, है ना, कि हाँ भाई हम उसी माउंटेन की बात करें, बस हम श्रृंखला की बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस विशेष माउंटेन के लिए आपको द का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान रहे। ठीक है, अगर आप सिंगल माउंटेन की बात करते हैं, अगर आप सिंगल पीक की बात करते हैं, तो वहां आपको द का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, अगर आप पूरी चेन की बात कर रहे हैं, सीधी बात है, बहुत बड़ा क्षेत्र घेरती है चेन, है ना, तो वो यूनिक है। क्लियर है, वो बहुत ही अलग चीज है, बहुत बड़ा क्षेत्र घेरती है। तो हमेशा ध्यान रखना, दिमाग में रखना, है ना, कि चेन के साथ तो हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन सिंगल माउंटेन के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द माउंटेन कैलाश, है ना। तो माउंटेन कैलाश हमारी आध्यात्मिकता के रूप में भी बहुत ज्यादा, ठीक है ना, हमारे लिए वैल्यूएबल है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैंने यहाँ पे द का प्रयोग गलत कहा है। क्यों? क्योंकि ये अकेला माउंटेन है, एक पहाड़ है, एक पीक है, मैं एक चोटी की बात कर रहा हूं, मैं एक माउंटेन की बात कर रहा हूं, इसीलिए आप यहाँ पे द का प्रयोग ना करें। द माउंट एवरेस्ट, अब द माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, सबसे ऊंची, है ना, पीक है, ठीक है, 8,848 मीटर। सही है, तो कहने का मतलब हो गया बहुत ऊंचा है ना, दुनिया का सबसे ज्यादा ऊंचा है, ठीक है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक अकेला पहाड़ है, अकेला माउंटेन है, अकेला पीक है, ठीक है सर। द गुरु शिखर, ये अरावली का पार्ट है ना, जो सबसे ऊंचा है, ठीक, जो सबसे ऊंचा शिखर है। यहां मैंने लिखे द हिमालयाज, है ना, हिमालयाज इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे पहाड़ है, बहुत सारे माउंटेन्स है। दी अरावलीज, है ना, यहां पर भी मैंने अरावलीज कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बहुत सारे माउंटेन है, ये चेन है, ये रेंज है, और इसीलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, है ना, डायरेक्शंस के नेम्स के पहले आपको द का प्रयोग करना है। द ईस्ट, द साउथ, क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। बिफोर रिलीजियस बुक्स, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, है ना, जो धार्मिक किताबें हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको द का प्रयोग करना है। जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द वेदास, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, है ना, न्यूज़पेपर्स, ठीक है, उनके नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द राजस्थान पत्रिका, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी है। नेक्स्ट चलिए आगे बात करते हैं। बिफोर हिस्टोरिकल एम्पायर्स, डिनेस्टीज, बिल्डिंग्स एंड इवेंट्स, है ना, जो हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, सीधी बात है, जिनको इतिहास याद रख रहा है, तो वहां पर हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। फिर वो चाहे एम्पायर हो, चाहे वो डिनेस्टी हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो इवेंट्स हो। तो मैंने देखिए एग्जांपल्स दिए हैं, द मौर्य डिनेस्टी, द न्यू स्टोन एज, ये पीरियड है, मैंने यहाँ पे पीरियड नाम नहीं लिखा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐतिहासिक कोई पीरियड है, कोई एज है, कोई युग है, हिंदी में हम इसे युग कहते हैं, तो कोई ऐतिहासिक युग है ना, ठीक है, तो वहां पर भी आप द का प्रयोग करें। द न्यू स्टोन एज, जिसे हम हिंदी में नव पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। द बैटल ऑफ पानीपत, द रनकपुर टेम्पल, ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये सारी ऐतिहासिक, है ना, चीजें हैं, इनका ऐतिहासिक महत्व है, ठीक है सर, इतिहास इन्हें याद रखना चाहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, है ना, कहने का मतलब हो गया जो बड़ी बड़ी पार्टीज है, ठीक है, जिनका होना ना होना बहुत ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है, जो समाज में एक बहुत ही अलग जगह रखते हैं, व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, व्यक्तियों का समूह, लेकिन वो समाज में बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं, पूरे देश में उनके होने ना होने से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार के समुदायों के लिए, ठीक है, इस प्रकार के व्यक्तियों के समूह के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिकल हो, फिर चाहे वो रिलीजियस हो, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया द बीजेपी, सही बात है, फिलहाल बीजेपी जो है वो सरकार, उसी सरकार का, कहने का मतलब हमारे यहाँ पर नियम चल रहा है, ठीक है, यही अभी शासन कर रही है, ठीक है। तो द बीजेपी बहुत बड़ा समूह है, ठीक। द हिंदूज, है ना, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा संप्रदाय है, ठीक, द हिंदूज, ठीक। तो चलिएगा कुल मिलाकर रिलीजियस कम्युनिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, उनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत बड़े समूह होने चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ी पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, छोटी मोटी पार्टीज या छोटे मोटे समुदाय की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
ठीक है, जिनके होने ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक, वो चलेगा। बिफोर द नेम्स ऑफ थिएटर्स एंड म्यूजियम्स, थिएटर्स और म्यूजियम्स के नेम्स के पहले, वही बात है, सीधी बात है, मैंने आपको हर जगह कहा है कि उसमें किसी न किसी प्रकार, है ना, आपको दिखना चाहिए कि कोई न कोई स्पेसिफिक है, सही बात है, कुछ ना कुछ खास है, तब हम वहां पे क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब वही बात है, छोटे मोटे म्यूजियम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपने कोई छोटा मोटा कोई गली में बना रखा है ना, कोई छोटा मोटा थिएटर है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, उसकी पहचान होनी चाहिए, गजब की पहचान होनी चाहिए, सही बात है, तो वहां पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा। द राज मंदिर टॉकीज जयपुर का पुराना, है ना, सिनेमा है, ठीक है, सिनेमा हॉल है और बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब स्थान भी लगता था इसका पहले कहीं ना कहीं, ठीक है, तो मतलब बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, तो इसके आगे बिल्कुल हम द लगाएंगे तो सही रहेगा। द राज मंदिर टॉकीज, द मेहरानगढ़ फोर्ट म्यूजियम, अब मेहरानगढ़, सीधी बात है, इतिहास में इसे कौन भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता है, तो मेहरानगढ़ का जो म्यूजियम है बिल्कुल खास है, तो हम यहां पर द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस क्लब्स, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, है ना, तो वही वाली बात है, कोई छोटी मोटी होटल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छोटे मोटे क्लब्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी खास, किसी प्रसिद्ध, किसी फेमस, है, की बात कर रहा हूं। तो अगर लगता है कि कुछ खास है ना, तो वहां पर आप क्या करें, द का प्रयोग करें, जैसे द ताज होटल, ओके। बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन पब्लिक प्लेसेस, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क रखा है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं, आपको बताना है, सुनिएगा। द रेलवे स्टेशन, द बस स्टेशन, द एयरपोर्ट, द जू, द पोस्ट ऑफिस, है ना, ये सारे के सारे, है ना, पब्लिक प्लेसेस है, लेकिन सर्टेन, मैंने सर्टेन शब्द रखा है, उसका कारण यही है कि और भी है पब्लिक प्लेसेस, जैसे हॉस्पिटल्स है ना, जैसे आप कह सकते हैं स्कूल्स है ना, तो वहां पर हम कभी लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, क्या सर, द, है ना, भूलना मत, हम द का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम कभी स्कूल्स के साथ द लगाते हैं तो कभी नहीं लगाते, हम कभी हॉस्पिटल्स के साथ द लगाते तो कभी नहीं लगाते, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है और इसीलिए मैंने यहाँ पे सर्टेन लिखा है। तो सर्टेन पब्लिक प्लेसेस के साथ लगाते हैं, द रेलवे स्टेशन, द बस स्टेशन, द एयरपोर्ट, द जू, द पोस्ट ऑफिस, यहाँ तो लगा नहीं है, लेकिन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, यहाँ पर अगर आपको द लगाना है या नहीं लगाना तो उसके पहले आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप उसी उद्देश्य से जा रहे हैं, है ना, अगर आपका पर्पस वही है जिस पर्पस के लिए वो बिल्डिंग, है ना, वो प्लेस बना है, सीधी बात है ना, तब आप द का प्रयोग ना करें। और अगर किसी दूसरे उद्देश्य से जा रहे हैं, किसी दूसरे पर्पस से जा रहे हैं जिसके लिए वो प्लेस नहीं बना है, सॉरी बना है, ठीक है ना, तो आप वहां पर द का प्रयोग करेंगे। मैंने क्या कहा, फिर से मैं थोड़ा चूक गया, फिर से रिपीट कर लेता हूं, सुनिएगा। मैंने आपको कहा कि अगर वो प्लेस, है ना, जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बना है, अगर आप उसी उद्देश्य से, उसी पर्पस से जा रहे हैं तो आपको द का प्रयोग नहीं करना है, और अगर आप किसी दूसरे उद्देश्य से जा रहे हैं तो फिर आपको द का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू स्कूल कहूंगा, मुझे यहाँ पे स्कूल के साथ द लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं। अगर मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो मेरा पर्पस वही है जिस पर्पस के लिए स्कूल बना है, तो मुझे यहाँ पे द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं एक प्लम्बर हूं और मुझे वहां कोई नल वगैरह कोई ठीक करना है, कोई पाइप ठीक करना है, तो मैं उसके लिए जा रहा हूं, तो मैं कहूंगा आई एम गोइंग टू द स्कूल। सही बात है। क्यों? क्योंकि वो कोई दूसरे काम के लिए नहीं बना, वो स्कूल है ना, वहां पर हम पढ़ने या पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, पाइप ठीक करने नहीं जाते। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य दूसरा है, ठीक है। तो जब दूसरा उद्देश्य होता है तो मुझे द लगाना है, और वही उद्देश्य होता है तो द का प्रयोग नहीं करना है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, सुनिए। बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन देखिए यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। क्या सर? अगर बजाना या सीखना, है ना, अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग बजाने या सीखने के पर्पज से करते हैं, तब तो आप यहाँ पर द का प्रयोग करें। और अगर आप ऐसे ही कह रहे हैं, है ना, एक कॉमन नाउन की तरह अगर आप उसका यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मैंने कहा आई कैन नॉट प्ले द पियानो, सही बात है ना। आई वॉन्ट टू लर्न द पियानो, तो फिर हम यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक पियानो है ना, तो आई हैव अ पियानो। क्लियर है? क्योंकि मैं यहाँ पर उसको सीखने या बजाने के पर्पज से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बस कह रहा हूं कि मेरे पास एक पियानो है, तो यहाँ पर मैंने प्रयोग नहीं किया है। लेकिन अगर मैं उसको सीखने, है ना, के पर्पज से अगर मैं बोलूं, है ना, तो फिर हम वहां पर द का प्रयोग करेंगे। द फ्लूट, द ढोलक, द गिटार, द पियानो।
नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, वही वाली बात है जो यहां पर थी, सेम टू सेम है ना। अगर आप उसके आविष्कार की बात कर रहे हैं, अगर आप उसके इन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो फिर आप द का प्रयोग करें, और ऐसे ही कॉमन नाउन की तरह अगर आप प्रयोग करते हैं तो द का प्रयोग ना करें। क्लियर है? जैसे मैंने क्वेश्चन किया, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, सही है, मैंने यहां पे द का प्रयोग किया है, ठीक है। अगर इसकी जगह मैं ये कहता कि मेरे पास एक बल्ब है, आई हैव एन इलेक्ट्रिक बल्ब, देखिए मैंने एन का यूज किया है ना, मैंने यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि मैं तो बस बात कर रहा हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, मैं उसके आविष्कार की या उसके इन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप इन्वेंशन की बात करते हैं, आविष्कार की बात करते हैं तो द का प्रयोग करें, है ना, और नहीं तो अगर आप उसको कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो द का प्रयोग ना करें, ए और एन का प्रयोग करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, सुनिएगा। विद द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स, है ना, बॉडी पार्ट्स के नेम्स के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर भी कुछ खास है। कब? जब आप, है ना, उस बॉडी पार्ट को पकड़ते हैं, है ना, उसको पकड़ना बताया जाता है, या उस पर प्रहार, उस पर अटैक, है ना, करना बताया जाता है, उसे चोट पहुंचाई जाती है, तब हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं। आप समझ गए होंगे, अगर किसी अंग पर चोट पहुंचाई जाए, अगर किसी अंग पर अटैक किया जाए, प्रहार किया जाए, अगर किसी अंग को पकड़ा जाए, किसी व्यक्ति को मैंने पकड़ा, जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा, ठीक है, जैसे मैंने उसका कान पकड़ा, जैसे मैंने उसको कॉलर से पकड़ा, गर्दन से पकड़ा, तो कहने का मतलब कि हम वहां पर द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही प्रयोग कर रहे हैं, है ना, तो फिर हमें द लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खास बातों में लगाना है। द पुलिस शॉट हिम इन द लेग, अब देखिए पुलिस ने उस पर अटैक किया है ना, बंदूक, ठीक है, उसे शूट किया, कहने का मतलब गोली मारी है और उसके पांव में लगी है, तो लेग पर मैंने क्या लगाया? द, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर कॉट द बॉय बाय द ईयर, तो टीचर ने बच्चे को कान से पकड़ा, अब उसके एक अंग को पकड़ा है, तो जब पकड़ा जाए तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे देखिएगा, इसको समझाने के लिए मैंने दो सेंटेंसेस और लिखे हैं। मैंने लिखा है द हार्ट पंप्स ब्लड, सर यहां पे क्यों लगा? यहां तो कोई पकड़ा गया नहीं। अब सुनना, अगर किसी अंग के फंक्शनिंग की बात की जाए, सीधी बात है ना, सही बात है, मतलब उसे अगर आप साइंस में पढ़ रहे हैं, विज्ञान के रूप से अगर आप उसको देख रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर आप वहां पे द का प्रयोग करें। अगर उसको किसी प्रकार की बीमारी लग गई है, किसी अंग को अगर कोई बीमारी भी लग गई, कोई डिजीज लग गया, तब भी आप वहां पे द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नीचे में लिखा क्लीन योर हैंड्स, वही वाली बात है ना। अब यहाँ पे मैं सिर्फ हाथों की बात कर रहा हूं, है ना, और मैं कह रहा हूं उनको साफ करो, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को मैं कह रहा हूं क्लीन योर हैंड्स, मैं ऐसे कहूंगा, मैं ऐसे नहीं कहूंगा क्लीन द हैंड्स, मैं क्या कहूंगा? क्लीन योर हैंड्स, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे हमने द का प्रयोग नहीं किया, तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विद ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, है ना। ऑर्डिनल, सर ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? तो ऑर्डिनल्स के कहने का मतलब हो गया, कुल मिलाकर ऑर्डिनल्स, उनका कहने का मतलब हो गया जो मतलब रैंक बताते हैं, सीधी सी बात है ना, जो स्थान बताते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, अंतिम, है ना, ठीक है, अगले वाला, तो ये स्थान बता रहे हैं, ये रैंक बता रहे हैं, है ना, इनको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में कहूँ तो फर्स्ट, सेकंड, और फर्स्ट का मतलब एक नहीं होता, पहला होता है, सेकंड का मतलब दो नहीं होता है, दूसरा होता है, थर्ड का मतलब तीन नहीं होता है, तीसरा होता है ना, लास्ट का मतलब, ठीक है, अंतिम होता है, ठीक है, नेक्स्ट का मतलब अगले वाला होता है। तो ये रैंक बता रहे, स्थान बता रहे, इनको हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो इनके साथ हम द का प्रयोग करें, द फर्स्ट, द सेकंड, द नेक्स्ट, द लास्ट। क्लियर है? आगे चलते हैं, सुनिएगा। बिफोर एडजेक्टिव्स रिप्रेजेंट अ क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट्स जो भी लिखे मैंने, दोनों तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी। सुनिएगा, बिफोर एडजेक्टिव्स टू रिप्रेजेंट अ क्लास, है ना, अगर आप एडजेक्टिव के साथ द लगा देते हैं तो वो एडजेक्टिव पूरी क्लास को, है ना, दिखाता है, पूरी क्लास की बात करता है, पूरे समुदाय की बात करता है। क्लियर है? तो जैसे रिच, रिच का मतलब क्या होता है? अमीर, है ना, अमीर आदमी हम जिसे कह सकते हैं, तो कुल मिलाकर अमीर, ठीक है, तो रिच। लेकिन रिच के साथ ये एक एडजेक्टिव है, रिच एक एडजेक्टिव है, लेकिन रिच के साथ मैंने द का प्रयोग किया, तो अब ये पूरे समुदाय की बात कर रहा है, मतलब किसी एक अमीर आदमी की बात नहीं कर रहा, किसी एक अमीर की बात नहीं कर रहा, ये सभी अमीरों की बात कर रहा है, अमीर जात की बात कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि अमीर आदमियों में ये होता है, अमीर आदमियों में वो होता है, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, द रिच। द डेफ, है ना, कहने का मतलब हो गया किसी एक बहरे की बात नहीं कर रहा है ना, जितने भी बहरे हैं, ठीक है ना, उन सब की बात कर रहे हैं, कि जो बहरे व्यक्ति होते हैं उन सब की बात की जा रही, तो द डेफ।
क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। कॉमन नाउन्स का प्रयोग अगर आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की तरह करते हैं, अब आप कहेंगे सर कॉमन नाउन क्या होता है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कॉमन नाउन का मतलब होता है ऐसा नाम। पहली बात तो नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नाम, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जगह का, है ना, ये नाउन है, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, ठीक है, नेम ऑफ थिंग्स, तो ये सब क्या है? नाउन्स है। क्लियर है सर? तो ये नाउन्स है और उनमें अगर मतलब कुल मिलाकर नाम है, नेम्स है, अगर ऐसा नाम है जो सभी को एक ही तरह का मिला है, जैसे कैसे सर? ये, अब ये जो चीज है ना, ये एक प्रकार का चीज है, एक प्रकार का थिंग है, ठीक है। इसको कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा? इसका एक कॉमन नेम है, घड़ी, वॉच, तो ये कॉमन नाउन हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? समझ लीजिए मैंने ऊपर ये जो पहना हुआ है जो कपड़ा है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, इसको कोई भी व्यक्ति देखेगा तो क्या कहेगा? ये एक टी शर्ट है। क्लियर है? ठीक है। ये जो चीज पहनी हुई है तो ये रिंग है, तो इसको एक कॉमन नेम है। मान लीजिए वो चीज जो हमारे सीलिंग पर लगा हुआ है, जो घूम रहा है, जो हवा दे रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसका कॉमन नेम है। आप कहीं पर भी चले जाओ, उसको हर कोई क्या कहेगा? फैन। ये जो चीज है इसको कोई भी देखेगा तो क्या कहेगा? बोर्ड। क्लियर है? तो मेरा कहने का मतलब क्या, ये होता है कॉमन नाउन। क्लियर? सुनिएगा, तो कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भावना। सीधी बात है, भावना को बताने वाले जो शब्द होते हैं वो सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। क्लियर? अब सुनिएगा, तो देखिएगा, देखिए जैसे मैंने लिखा है, द मदर इन हर क्राइड आउट, है ना। अब यहां पर ये जो मदर है ना, वो वैसे तो कॉमन नेम है, कॉमन नाउन है, मतलब वो औरत जिसका कोई बच्चा है ना, जिसने किसी बच्चे को जन्म दिया है, तो वो क्या बन गई? ये माँ। क्लियर है? तो माँ एक कॉमन नेम है ना। हम हर एक उस औरत को माँ कह सकते हैं जिसके बच्चे हैं। सही बात है, जिसने बच्चों को जना है, तो वो कॉमन नेम हो गया मदर। तो ये कॉमन नेम है, लेकिन यहां पर कॉमन नेम की तरह, कॉमन नाउन की तरह यूज नहीं हुआ है। यहां पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। हम यहां पर किसी भावना की बात कर रहे हैं। द मदर इन हर, उसके अंदर की ममता, उसके अंदर के माँ का प्यार। आप समझे कि नहीं समझे? ममता का मतलब क्या हो गया? माँ का जो प्यार होता है, ठीक है। तो माँ से जुड़ी हुई जो भावनाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं? ममता। तो उसने ये कहा है, द मदर इन हर, उसके अंदर की माँ, उसके अंदर की ममता, हम भावना की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन नाउन का प्रयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह हुआ है और इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? द। जैसे एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, मैंने कहा द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव, आज भी, अभी भी मेरे अंदर का छात्र जिंदा है, मतलब छात्र, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट, हर वो बच्चा जो पढ़ाई करता है, हम उसे क्या कहते हैं? स्टूडेंट। जो स्कूल में है, जो कॉलेज में है, ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं? स्टूडेंट। ठीक, तो यहाँ पर स्टूडेंट का यूज किया है, लेकिन मैंने कॉमन नाउन की तरह यूज नहीं किया है, मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया है। उससे जुड़ी हुई भावना की बात कर रहा हूं, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर कैसे सर? तो सुनिएगा, द स्टूडेंट इन मी इज स्टिल अलाइव, मतलब ये हुआ स्टूडेंट क्या करता है? स्टूडेंट सीखने का काम करता है। तो कहने का मतलब हो गया, मेरे अंदर का छात्र, मतलब मेरे अंदर के, है ना, मेरे अंदर की जो सीखने की जो प्रवृत्ति है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सही बात है? तो मेरे अंदर सीखने की प्रवृत्ति आज भी जिंदा है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। सही बात है? तो कॉमन नाउन का प्रयोग अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हैं तो वहां पे द का प्रयोग करें। बिफोर डबल कंपैरेटिव, है ना, टू शो पैरेलल चेंजेस। कहने का मतलब हो गया, अगर डबल कंपैरेटिव्स का आप यूज करते हैं, कैसे सर? तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर कंपैरेटिव, जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, आपको पता हो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती है, 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्लियर है? तो अगर कंपैरेटिव्स, 2 कंपैरेटिव्स का यूज कर रहे हो पैरेलल चेंजेस को शो करने के लिए, सर ये पैरेलल चेंजेस क्या होता है? मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। मैं चारों प्रकार की चीजें कह रहा हूं, लेकिन साथ साथ में हो रहे, पैरेलल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल चेंजेस आता है ना। और डबल कंपैरेटिव का प्रयोग करते हो तो उनके साथ आप द का प्रयोग करें। जैसे द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना ज्यादा उसको मिलता है, जितना ज्यादा वो प्राप्त करता है, उसकी चाह उतनी ज्यादा ही बढ़ती है। जितना ज्यादा मिलता है उतनी ज्यादा बढ़ती है। क्लियर है? तो पैरेलल चेंजेस, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा उसको मिलता है उतना ज्यादा वो उसकी चाह बढ़ती है। नेक्स्ट, द हायर वी गो द कूलर वी फील, है ना। जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ही ज्यादा ठंडा फील करते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब हो गया पैरेलल चेंजेस, ठीक है, विद कंपैरेटिव्स। ओके, नेक्स्ट, द प्लस नाउन ऑफ नाउन। ये अगर आपको स्ट्रक्चर दिखे, नाउन ऑफ नाउन के आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे देखिएगा, द गोल्ड ऑफ भारत इज फेमस, है ना। तो देखिए, भारत एक नाउन है ना,
ठीक है, एक प्रॉपर नाउन है, एक देश का नाम है। गोल्ड है ना, गोल्ड एक कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, सॉरी मटेरियल नाउन आप कह सकते हो, ठीक है। तो द गोल्ड ऑफ भारत इज फेमस, तो भारत का गोल्ड, नाउन ऑफ नाउन, इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखा, इसीलिए गोल्ड के साथ मैंने क्या लगाया, द, मटेरियल नाउन है गोल्ड, ध्यान देना। नेक्स्ट, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास, है ना, क्लास, ठीक है, ये भी एक नाउन है, ठीक, और गर्ल्स ये भी एक नाउन है, तो नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन, तो इस नाउन के साथ आपने क्या बिठाया, द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, द कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, इस प्रकार का स्ट्रक्चर, कंपैरेटिव डिग्री और उसके बाद आवे ऑफ द टू, तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। आप एक सेकंड रुकिएगा, चलिएगा, अब देखिएगा, सुनिएगा, मैंने क्या कहा, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू, है ना। इस प्रकार का अगर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो आप वहां पे द का प्रयोग करें, कैसे सर, देखिएगा, राम इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, ये जो टॉलर जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और ये अपनी कंपैरेटिव डिग्री में, तो देखिए ये कंपैरेटिव आ गया, तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू आ रहा है, तो इस प्रकार का पैटर्न, इस प्रकार का अगर स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो इस कंपैरेटिव डिग्री के पहले आपको क्या लगाना है, द, तो राम इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर अ कॉमन नाउन प्लेस्ड इन एपोजिशन, है ना, एपोजिशन क्या होता है सर, एपोजिशन, ठीक है, एपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो सुनिएगा, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मैंने कहा जयपुर, जयपुर एक नाउन है, एक शहर का नाम है, लेकिन सिर्फ इसका नाम लेने से क्लियर नहीं हुआ, है ना भाई, हो सकता है कि किसी जगह कोई छोटी मोटी जगह का भी नाम जयपुर हो जाए, कोई छोटे मोटे गांव का भी, हमने देखा कई बार, है ना, हम कहते हैं कि बाली, है ना, तो बाली एक राजस्थान में एक टाउन है, बाली आपको पता है किस प्रकार का एक स्पॉट भी है जो हमारे भारत से बाहर है, तो कहने का मतलब हो गया, है ना, सेम नाम के हमें जगह मिल सकती, तो मान लीजिए जयपुर, ठीक है, तो जयपुर, तो मैंने उस जयपुर को जब समझा नहीं तो उसको और क्लियर करने के लिए, उसके लिए मैंने कुछ और बातें लिखी, तो मैंने कहा जयपुर कॉमा द कैपिटल ऑफ राजस्थान, सही बात है। तो हम इस प्रकार से अगर किसी नाउन को शो करने के लिए, है ना, किसी नाउन को क्लियर करने के लिए कुछ और बातें बताते हैं, तब हम इसे ही क्या कहते हैं, अपोजिशन, है ना। तो सुनिएगा, बिफोर अ कॉमन नाउन प्लेस्ड इन अपोजिशन, जैसे टैगोर, है ना, अब टैगोर, कौन टैगोर, हमारे पास में भी एक टैगोर रहता है, अरे भाई मैं उस टैगोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस टैगोर की बात कर रहा हूं जो बहुत ही बड़े कवि थे, तो टैगोर द पोइट, इसको क्लियर किया, टैगोर द पोइट रोट गीतांजलि, बात समझे, ठीक है, मैं उस टैगोर की बात कर रहा हूं जिसने गीतांजलि लिखी, तो टैगोर द पोइट रोट गीतांजलि, ठीक, तो आप समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्रॉपर नाउन, अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है, एडजेक्टिव के बाद प्रॉपर नाउन आता है, तो इस एडजेक्टिव के पहले आपको क्या लगाना है, द, जैसे द इमॉर्टल महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली फॉर हिज मदरलैंड, द इमॉर्टल, इमॉर्टल जो है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है ना, इमॉर्टल का मतलब होता है अमर, सीधी बात है ना, तो इमॉर्टल, तो द इमॉर्टल महाराणा प्रताप, वो महाराणा प्रताप जो अमर है, क्लियर है, ठीक है, तो अमर महाराणा प्रताप लड़े, ठीक है, साहस से लड़े अपनी मातृभूमि के लिए, इस सेंटेंस का अर्थ ये, पर कुल मिलाकर आप तो ये देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एडजेक्टिव है और ये प्रॉपर नाउन है, ये वॉरियर का नाम है, महाराणा प्रताप का नाम है, महाराणा प्रताप अमर है, सीधी बात है ना, कौन भूल सकता है, कौन भूला है उन्हें, है ना, 500 साल पहले की बात है, ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर, इसीलिए यहां पर उन्होंने इमॉर्टल का यूज किया है, ठीक है, तो महाराणा प्रताप को इमॉर्टल बताया गया है, ठीक, तो ये एडजेक्टिव है, इसके बाद प्रॉपर नाउन है, तो एडजेक्टिव के पहले हमने क्या लगा दिया, द, तो द इमॉर्टल महाराणा प्रताप। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, बिफोर द यूनिट्स ऑफ रेट, वेट एंड मेजरमेंट, है ना, मेजरमेंट, रेट, वेट, इनकी अगर यूनिट का अगर आप प्रयोग करते हो तो आप वहां पे क्या लगाए, द, जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, दूध को लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, जैसे एक और, एग्स वर सोल्ड बाय द डजन, अंडों को डजन के हिसाब से बेचा जाता था, क्लियर है, तो कहने का मतलब हो गया मेजरमेंट की बात हो रही, रेट की बात हो रही, जो भी है, तो वहां पे आप द का प्रयोग करें, यूनिट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर द डेट ऑफ अ मंथ, डेट को लिखने का तरीका, है ना, द न्यू बैच विल बी स्टार्टेड ऑन द 28th of June, सही बात है, 2nd of March मान लीजिए, सही है, 3rd of April, है ना, तो कहने का मतलब अगर इस प्रकार से अगर आप कहते हैं तो उस डेट के पहले आप क्या करें, द लगाए, द 2nd of March होगा,
द 1st of January, है ना। तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पे आपको क्या करना है, द का प्रयोग करना है। ओके सर। बिफोर अ नाउन फॉलोड बाय क्वांटिफायर्स विद ऑल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। तो क्वांटिफायर्स एक प्रकार के, है ना, डिटर्मिनर्स हैं। क्वांटिफायर्स भी क्या है, डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नाउन के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो क्वांटिफायर्स भी डिटर्मिनर्स है, ये भी नाउन्स के बारे में बहुत सारी चीजें क्लियर करते हैं। सही बात है। क्या बताते हैं सर क्वांटिफायर्स? क्वांटिफायर्स बताते हैं उनकी संख्या या फिर बताते हैं उनकी मात्रा। तो मात्रा और संख्या को बताने वाले शब्द क्या होते हैं, क्वांटिफायर्स। क्लियर है। तो आइएगा देखिए बात करते हैं। तो इसने क्या कहा है, बिफोर अ नाउन फॉलोड बाय क्वांटिफायर्स विद ऑफ। ठीक है, नाउन के पहले ऑफ और ऑफ के पहले क्या बैठा है, क्वांटिफायर। तो देखिए क्वांटिफायर ऑफ द गर्ल्स, क्वांटिफायर ऑफ द नाउन दिख रहा है। तो ईच जो है वो क्वांटिफायर है और बीच में बैठा है प्रेपोजिशन, और द गर्ल्स नाउन है। तो बिल्कुल दिख रहा है हमें क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है। तो नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, द। ईच ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, गॉट अ प्राइज। और देखिए यहां पर भी हम खास लड़कियों की बात कर रहे हैं, है ना। हम हर एक लड़की की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा ना, ठीक है, कि अगर आप डेफिनेट, अगर आप स्पेसिफिक, अगर आप पर्टिकुलर, अगर आप खास की बात करते हैं, हर जगह इस चीज को बिठाने की कोशिश कीजिएगा, बैठेगा, है ना, 100% बैठेगा। अब सुनिएगा देखिए, तो उसने ये कहा है ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ प्राइज, हर एक लड़की को, प्रत्येक लड़की को, है ना, इनाम मिला। ठीक है सर। ओके, हाफ ऑफ द वर्क इज डन, है ना। हाफ ऑफ द, ये जो हाफ है ये क्वांटिफायर है, फिर बीच में प्रेपोजिशन बैठा ऑफ, उसके बाद बैठी नाउन, लेकिन नाउन के पहले हमने क्या ऐड किया है, द। ठीक है, तो हम खास हो गया ना, हाफ ऑफ द वर्क, काम का आधा। अब हम आधे एक काम की बात कर रहे हैं तो खास हो गया। ठीक है, तो हाफ ऑफ द वर्क इज डन, जैसे, है ना, सेवरल ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द बॉयज, आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बिफोर द नेम्स ऑफ पोस्ट, रैंक एंड टाइटल, है ना। रैंक हो गया, पोस्ट हो गया, टाइटल हो गया, इनको शो करना है तो आप इनके साथ द बिठाए। जैसे द प्रिंसिपल हम एप्लीकेशन में यूज करते हैं, द प्रिंसिपल, द ब्रांच मैनेजर, द PM। ठीक है, तो ये सब रैंक्स है, टाइटल्स है, पोस्ट है, जो भी है। चलिएगा, बिफोर नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, है ना। नेशनैलिटी को शो करने वाले, एक्सप्रेस करने वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ भी आपको द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द इंग्लिश, सही बात है, जो अंग्रेज हैं वो द इंग्लिश, द जापानीज, द अमेरिकन्स, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है और अंतिम है अपना, बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स, है ना। रेलगाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, जहाज हो गए, हवाई जहाज हो गए, इनके नाम के साथ भी हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे द वंदे भारत एक्सप्रेस, है ना, ट्रेन है तो मैंने यहाँ पे द का नाम लगाया। द विक्रांत, ठीक, ये जहाज है। ठीक है, द मेघदूत, ये एक प्रकार का हवाई जहाज है। कहते हैं ये हमारे भारत का सबसे पहला जंबो जेट विमान था। सही है, तो कहने का मतलब क्या, द मेघदूत, द विक्रांत, द वंदे भारत एक्सप्रेस। द विक्रांत जो है हमारे सेना से जुड़ा हुआ जहाज था। ठीक है, द विक्रांत। चलिएगा, तो ये थे आज यूजेस ऑफ द। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपको आर्टिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। चलिएगा, अब हम बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। आप दूसरों को भी रेकमेंड कर सकते हैं, अगर किसी को जरूरत है आप उन्हें मेरा ये जो वीडियो है आप शेयर कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।